अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11 विच इज़ अबाउट द बायोएनर्जेटिक्स। बायोएनर्जेटिक्स के इस चैप्टर के अंदर हमने इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हमने पढ़ना है कि फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स कौन से होते हैं और प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं, और बेसिकली वाटर का क्या रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, डेफिनेशन है बायोएनर्जेटिक्स। तो बायो जो वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू लिविंग एंड एनर्जेटिक्स वर्ड इज़ रिलेटेड टू एनर्जीज़। तो ये साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हमें स्टडी करना होता है एनर्जी रिलेशनशिप्स को, और हमने ये पढ़ना होता है कि किस तरह एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर कन्वर्ट होती है, और एनर्जी का जो है रिलेशनशिप्स क्या होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन पढ़नी है हमने इसके अंदर। तो यू ऑल ऑफ यू नो कि एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर। जब एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो वो ओबे करती है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। तो इसके अंदर हमने पढ़ना है कि एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो ऑर्गेनिज्म को क्यों नीड होती है एनर्जी की। तो ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी की नीड इसलिए होती है क्योंकि उन्होंने अपनी बॉडी की मेंटेनेंस करनी होती है, मेटाबॉलिक फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, और छोटे से छोटा काम भी अगर उन्होंने करना है तो उसके लिए उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ऑर्गेनिज्म जो है वो एनर्जी फिर कहाँ से लेते हैं। अब सोलर एनर्जी जो है जो सूरज से आ रही होती है रोशनी, उस सोलर एनर्जी को कोई भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, वो उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर, और ये जो एनर्जी की कन्वर्जन है ये कौन करेगा, ये क्लोरोप्लास्ट करेगा। क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, एनर्जी को कन्वर्ट करेगा। सोलर जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर। तो किस प्रोसेस के ड्यूरिंग, फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है कि सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। और फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या करती है, इवॉल्व करती है। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इस अर्थ के ऊपर पॉसिबल हुई है। जब जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ऑक्सीजन नहीं बन रही थी अर्थ के ऊपर, जैसा कि कुछ बैक्टीरिया पहले फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, तो वो बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन नहीं बना रहे थे, बल्कि वो क्या रिलीज़ कर रहे थे, वो रिलीज़ कर रहे थे सल्फ़र। तो जब से ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई है अर्थ के ऊपर, उस वक़्त से एरोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो गई है। तो रेस्पिरेशन जो है वो बिल्कुल उलट प्रोसेस है किसका, फोटोसिंथेसिस का। आगे हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के जो रिएक्टेंट्स हैं रेस्पिरेशन में, वो प्रोडक्ट्स होते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है, जबकि रेस्पिरेशन इसके अपोजिट प्रोसेस है जिसके नतीजे में एनर्जी रिलीज़ होती है, मीन एटीपी इज़ फॉर्म्ड। एटीपी क्या है, एटीपी एक जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये लिंक करता है कैटाबॉलिक और एनाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होते हैं ना उनके बिटवीन। फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मतलब आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग जो है वो ऑक्सीजन बनती है, सॉरी, और ऑक्सीजन के साथ साथ जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन सा बनता है, ग्लूकोज। तो ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम ग्लूकोज कह रहे हैं, शुगर कह रहे हैं, ये शुगर या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन मॉलिक्यूल्स के जो केमिकल बॉन्ड्स हैं ना, उन केमिकल बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। कौन सी, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर मौजूद केमिकल जो CH बॉन्ड होते हैं उनके अंदर। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे जी फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी पुअर जो इनऑर्गेनिक ऑक्सीडाइज कंपाउंड्स होते हैं ना कार्बन के, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और हाइड्रोजन के, जिसमें मतलब कि वाटर, वो हाइड्रोजन कहाँ से आता है, वाटर से आता है, और कार्बन कहाँ से आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड से आएगी। CO2 एंड H2O दोनों जो है वो क्या हैं, कौन से कंपाउंड, ये दोनों कौन से कंपाउंड्स हैं, CO2 एंड H2O। बोथ दीज कंपाउंड्स आर इनऑर्गेनिक जो है वो एनर्जी पुअर कंपाउंड्स हैं। इनकी जो है वो क्या की जाती हैं, ये रिड्यूस होते हैं एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट्स में, ग्लूकोज में, मीन के जिसको हम शुगर कहते हैं, इसमें यूज़ होती है। लाइट एनर्जी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही होती है, और लाइट एनर्जी को अब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल अब्जॉर्ब करता है, और इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, ग्लूकोज या शुगर के अंदर, जो है वो केमिकल बॉन्ड के अंदर, केमिकल एनर्जी के अंदर। तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल वाटर के, लाइट एनर्जी को यूज़ करते हुए यहाँ पे ग्लूकोज बनेगा, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनेंगे, और 6 मॉलिक्यूल किस चीज़ के बनेंगे, वाटर के। तो यहाँ पे आप देखें कि वाटर के 6 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं
प्रोडक्ट्स में और 12 हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। तो हम इसको करें, मतलब कि इसको कंपेंसेट करें, तो यहाँ पे हम इसको काट दें 6 काट के, तो यहाँ पे जस्ट कितने रह गए 6 मालिक्यूल ऑक्सीजन के, 6 वाटर के, लाइट की एनर्जी के अंदर ग्लूकोज बनेगा और साथ में ऑक्सीजन रिलीज़ होगी। क्लियर हो गया। फोटोसिंथेसिस जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगी और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स को यूज़ करेगी। मीन दोनों एक रिएक्शन एक दूसरे के बिल्कुल रिवर्स होते हैं। क्लियर हो गया। अब जो है वो फोटोसिंथेसिस, प्लांट फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं और रेस्पिरेशन भी कर रहे होते हैं। जो सुबह का टाइम होता है ना, सुबह सवेरे का, डान एंड डस्क, और शाम का टाइम जो होता है, बहुत सुबह और जब सूरज निकलता है और जो है वो शाम के टाइम के ऊपर जो है वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के। और जैसे सुबह के टाइम जब फिर रोशनी ज़्यादा होनी स्टार्ट होती है तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ जाता है, और रात जैसे स्टार्ट, शाम के टाइम जो है वो नाइट स्टार्ट हो जाती है, तो उस वक्त जो है वो रेस्पिरेशन का रेट बढ़ जाता है। लेकिन डाउन और डस्क के टाइम क्या होता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इक्वल हो जाता है रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन के। तो जो होता क्या है कि इस पॉइंट को जहाँ पर दोनों का रेट इक्वल हो जाता है, इसको हम कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहते हैं इसको हम? कंपनसेशन पॉइंट। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम रेस्पिरेशन इज सफिशिएंट। इस ड्यूरिंग जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के प्रोसेस से रिलीज़ होगी, इसको प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेंगे, और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो ऑक्सीजन बनेगी वो सफिशिएंट होगी फॉर द रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया कंपनसेशन पॉइंट। फिर हम एक क्वेश्चन ये है कि लास्ट जो है वो स्लाइड में हमने ये पढ़ा कि जो ये ऑक्सीजन है ये बन रही है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये ऑक्सीजन इस वाटर से आ रही है या इस कार्बन डाइऑक्साइड से आ रही है। अब इसको प्रूव करने के लिए कि ये डिटरमिन करने के लिए कि ऑक्सीजन कहाँ से बन रही है, इधर वाटर से और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वैन नील ने ना एक हाइपोथेसिस किया था। ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस की जो ड्यूरिंग रिलीज़ होती है, बेसिकली ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, और उसने इसको प्रूव किया था कि कैसे वाटर से आती है। और ऑक्सीजन जो बनती है इस फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, उसको प्लांट्स जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ करते हैं। वैन नील ने क्या हाइपोथेसिस किया था 1930 के अंदर? वैन नील ने हाइपोथेसिस एक दिया था कि प्लांट जो है वो वाटर को स्प्लिट करते हैं, और वाटर इज़ अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज़ फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। वाटर किस चीज़ का सोर्स होता है? हाइड्रोजन का, और साथ में ऑक्सीजन भी बनती है। नील का जो हाइपोथेसिस था, उसने एक्सपेरिमेंट किए, उसने फोटोसिंथेसिस की बैक्टीरिया के अंदर। उस वो बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, वो क्या बना रहे थे? कार्बोहाइड्रेट। किससे बना रहे थे कार्बोहाइड्रेट? अब किस चीज़ से बन रही थी? कार्बन डाइऑक्साइड से। लेकिन वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं कर रहे थे, क्योंकि बैक्टीरिया वाटर को यूज़ ही नहीं करता। बैक्टीरिया किस चीज़ को यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया यूज़ करते हैं H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड को। तो इसका मतलब है अगर ये वाटर को यूज़ करते तो ऑक्सीजन बनती, लेकिन ये तो यूज़ कर रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, तो रिज़ल्ट में क्या बनी इनके अंदर? सल्फ़र। क्लियर है। अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए नील का जो हाइपोथेसिस था कि सोर्स जो है वो ऑक्सीजन का ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस वो वाटर होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती। लेटर इसको कंफर्म किया साइंटिस्ट ने 1940s में, जब जो है वो आइसोटोपिक जो ट्रेसर था या आइसोटोप था, फर्स्ट आइसोटोप यूज़ किया गया बायोलॉजिकल रिसर्च के अंदर ऑक्सीजन का, विच वाज O18। वैसे तो ऑक्सीजन जो है वो वाटर में या कार्बन डाइऑक्साइड में नॉर्मल होती है ना, O16 वाली, लेकिन जब आइसोटोप यूज़ किया गया हैवियर आइसोटोप O18 वाला, तब ये हाइपोथेसिस जो है वो कंफर्म हो गया था कि ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग हैवी। अब इसने ना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हैवी ऑक्सीजन का आइसोटोप O18 वाला लिया, लेकिन इसने पहले 2 ग्रुप्स बनाए प्लांट्स के। जो पहला प्लांट का ग्रुप था उसके अंदर वाटर लिया गया O18 वाला, और जो दूसरा ग्रुप था प्लांट का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ली गई 18 वाली। तो फर्स्ट ग्रुप के प्लांट्स के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज़ हुई वो O18 वाली हुई, और सेकंड जो ग्रुप था प्लांट्स का उसमें ऑक्सीजन नॉर्मल हुई, बिल्कुल रिलीज़, ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल रिलीज़ हुई। अब एक बात और कि जो फर्स्ट ग्रुप था प्लांट का उसमें कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन नॉर्मल 16 वाला आइसोटोप था, तो जो ग्लूकोज बनी वो भी नॉर्मल ऑक्सीजन के आइसोटोप वाली बनी थी। और सेकंड ग्रुप के अंदर क्योंकि उसने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया था वो O18 वाला लिया था, दैट्स वाई जो कार्बोहाइड्रेट बना वो भी O18 वाला बना। नाउ इट्स कन्फर्म कि जो ऑक्सीजन बन रही है वो वाटर से बनती है।
वाटर इज़ वन ऑफ द रा मटेरियल, फोटोसिंथेसिस का रा मटेरियल है, जैसा कि कार्बन डाइऑक्साइड एक रा मटेरियल है। अदर बीइंग कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड। अब हाइड्रोजन कहाँ से आती है? बाय द स्प्लिटिंग ऑफ दिस वाटर, वाटर स्प्लिट करता है, हाइड्रोजन बनती है, हाइड्रोजन आइंस बनते हैं, उन हाइड्रोजन आइंस को कौन जो है वो पिकअप कर लेता है? NADP पॉजिटिव, और कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। क्लियर हो गया। अब NADPH2 के ये जो है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग पावर होती है, मतलब ये किसी भी कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, तो मतलब NADPH2 क्या है? एक रिड्यूसिंग पावर है इसके पास, इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट अलॉन्ग विद ATP। NADPH2 ATP के साथ मिल के जो है वो क्या करेगा? डार्क रिएक्शन करवाता है। अब जो फोटोसिंथेसिस जो आपको एक लाइन में नज़र आती है ना कि फोटोसिंथेसिस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, इट गिव्स ग्लूकोज प्लस वाटर एंड ऑक्सीजन। बेसिकली इट इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इसके दो फेजेस हैं, एक फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन होता है, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है उसके ड्यूरिंग NADPH2 प्लस ATP बनता है, और डार्क रिएक्शन के ड्यूरिंग ग्लूकोज बनता है कार्बन डाइऑक्साइड से, by using the ATP and NADPH2 which are formed in the light reaction। मतलब लाइट रिएक्शन के अंदर जो ATP और NADPH2 बने हैं, इनको यूज़ करते हुए डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन हो आपका इस लेक्चर के रिलेटेड तो यू कैन आस्क।